नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र क्लास में स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। इसी सुंदर सी प्रार्थना के बाद जो हमारा लेसन चल रहा है जिसका नाम है अंदाजपत्र नाम का 10वां लेसन चल रहा है, उसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने अंदाजपत्र का अर्थ, उनकी परिभाषा, अंदाजपत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, अंदाजपत्र के उद्देश्य, अंदाजपत्र के प्रकार, समतुलित अंदाजपत्र और असंतुलित अंदाजपत्र, समतुलित के अंतर्गत उसके लाभ हानि, असंतुलित के अंतर्गत बचत का और घाटे का दोनों की लाभ हानि वगैरह हम लोगों ने देखा। उसके बाद अंदाजपत्र के जो अलग अलग खाते होते हैं, पूंजी खाता और महसूली खाता, जिसमें पूंजी खर्च और महसूली खर्च की गणना होती है, उनकी भी बात हम लोगों ने देख ली। उसके बाद हमारे जो 3 स्तरीय अंदाजपत्र होता है उसमें हमने केंद्र सरकार का अंदाजपत्र का उदाहरण देखा। उसके बाद राज्य सरकार का भी अंदाजपत्र का उदाहरण हम लोगों ने आगे के वीडियो के अंतर्गत लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो तीसरा अंदाजपत्र है, तीसरे स्तर का, जिसका नाम है स्थानीय संस्थाओं के अंदाजपत्र का ख्याल। अब पहले तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि स्थानीय संस्था कहते किसको है, कि जिसका संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाता हो ना, उसको स्थानीय संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। जिसका संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाता हो उसे स्थानीय संस्था कहा जाता है, जिसमें खासकर महानगर पालिका, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत वगैरह 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 स्थानिक स्वराज की संस्था का समावेश होता है। उसके बाद आप लोग अगर देखो तो उसके अंतर्गत इसका परिचय आप लोग दूसरी या तीसरी के पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ चुके थे कि संविधान में सत्ता मंडल के कार्यों करने का और कर वसूल करने की उनको क्या दी गई है, छूट दी गई है। 50 में जब हमारा संविधान बना तो स्थानीय संस्थाओं को भी अमुक प्रकार का कर लेने की छूट मिली है। पंचायती राज के कानून द्वारा संसद ने पंचायतों को अधिक आर्थिक मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न किया है। उसमें क्या क्या आता है सर, तो कि नल है, गटर की स्वच्छता है, सार्वजनिक सेवाएं है, स्वास्थ्य है, पानी की आपूर्ति है, सार्वजनिक सड़कों पर विद्युतीकरण है वगैरह 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 का इसमें समावेश होता है। अब उसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदाजपत्र का ख्याल। हालांकि अंदाजपत्र आप केंद्र सरकार का देखो तो भी भले, राज्य सरकार का देखो तो भी भले, और स्थानीय संस्थाओं का देखो तो भी भले, उनका जो खाते का प्रकार होता है वो तो 2 ही रहेगा, महसूली खाता और पूंजी खाता। महसूली खाते में 2 प्रकार के आय, जमा और उधार, और पूंजी खाते में भी 2 प्रकार की आय, जमा और उधार, आय और खर्च। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले महसूली खाते की आय की। तो जमा उसमें कौन कौन सी, तो कि एक राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली आय,
क्या क्या मिलता है स्थानीय सरकार को राज्य सरकार के द्वारा? तो क्या अनुदान मिलता है, सब्सिडी कह सकते हैं उसको। और दूसरा, सरकारी की जो योजना है वो योजनाओं को पूरा करने के लिए भी उनको अनुदान प्राप्त होता है। नंबर 2, जकात। जकात मतलब टैक्स। हालांकि गुजरात सरकार ने जो जकात ली जाती थी, चुंगी ली जाती थी, वो लगभग 5-6 साल पहले मतलब बंद कर दिया है। बाजू में जाओ तो खर्च के अंतर्गत कौन कौन से खर्च सर? तो क्या अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दिया गया योगदान, कि आपको कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ा बहुत उसका खर्चा भी करना पड़ेगा। और नंबर 2, ऋण प्राप्त करने हेतु होने वाला खर्च, मतलब ब्याज की जो रकम आप भरते हो। उसके बाद तीसरा नंबर आप देखो तो प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत सामान्य कर, पानी पर लिया जाने वाला कर, या तो खाली जो जमीन पड़ी है उन पर लिया जाने वाला कर। आगे अन्य कर में परिवहन कर, मनोरंजन कर, शिक्षा का कर। उसके बाद 5वां जो है कर के अलावा की जो आय होती है उसमें कानूनी रूप से वसूल की गई आय होती है। म्यूनिसिपालिटी के द्वारा मिलने वाली जो संपत्ति के उपयोग की फीस, जैसे कि मानो कि नगर पालिका के अंतर्गत कोई हॉल है तो हॉल के अंतर्गत का जो किराया मिलता है उनकी गणना भी आय में लिखी जाएगी। सी, सार्वजनिक स्थान पर वसूल की गई फीस, मतलब कोई आपका वाहन पकड़ा जाए या तो जो भी है तो उसका जो कर या तो जो पैसा मिलता है वो भी मतलब आय में जाएगा। और सार्वजनिक सेवा के बदले में ली गई फीस, अर्थात आपको पार्किंग की जो सुविधा मिलती है या तो एसएमसी के द्वारा आपको जो भी कोई सुविधा मिलती है, सभी वो तमाम प्रकार की सुविधा के बदले में आप लोग पैसा देते हो, सब सरकार के महसूली खाते के आय खाते के अंतर्गत जाता है। खर्च की बात करूँ तो पहला खर्च हमने देखा अनुदान और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। दूसरा, ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। तीसरा, स्थापना खर्च, मतलब किसी की स्थापना करे या तो मानो कि कोई नया बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वेतन है, पेंशन है वगैरह के ऊपर भी जो एक्सपेंस होता है उनकी गणना भी खर्च खाते के अंतर्गत लिखी जाती है। प्रशासनिक खर्च। प्रशासनिक मतलब सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं वो डिपार्टमेंट में जो पेन, पेंसिल, कागज़, स्टेपलर, कैल्सी वगैरह जो स्टेशनरी का खर्च होता है वो खर्च भी सरकार के महसूली खाते के खर्च के अंतर्गत लिखा जाता है। और बिजली, मतलब जितनी भी नगर पालिका के अंतर्गत ऑफिसें चल रही है वो ऑफिसों के अंतर्गत आने वाला बिजली का जो बिल है वो भी महसूली खाते के खर्च खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। उसके अलावा मरम्मत या तो निभाव खर्च, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग के लिए किया जाने वाला खर्च, और निभाव मतलब मानो कि कभी कभी किसी को रिपेयरिंग करने के लिए या तो चलाने के लिए जो पैसा नगर पालिका को खर्च करना पड़ता है वो। और स्थानीय सरकार द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम हो नगर पालिका के द्वारा तो उनको भी खर्च खाते लिखा जाता है। उसी क्रम में आगे जाओ तो पूंजी खाता। पूंजी खाते में भी 2 खाते, एक आय और दूसरा खर्च। आय में कौन कौन? राज्य सरकार का अनुदान, संपत्ति की मालिकी में से पूंजी में से लाभ मिलता है वो। ऋण मतलब उधार लिया हो तो वो, जब उधार लिया तब तो पैसा आ रहा है ना, तो आय खाते में लिखा जाएगा। और अन्य में राज्य सरकार द्वारा आवास योजना के लिए जो पैसा प्राप्त होता है वगैरह। मतलब आपको इतना याद रखना कि आय में क्या लिखा जाएगा, सरकार के पास जब पैसा आता है तो भले किसी भी माध्यम के द्वारा आता है वो तमाम प्रकार का पैसा आय में लिखा जाएगा। और खर्च की बात करूँ तो अंतर ढांचागत जो सुविधाओं का निर्माण किया जाता है उसके पीछे खर्च होता है, परिवहन के साधनों के पीछे खर्च होता है, या तो साधन या मशीनरी के पीछे जो खर्च होता है वो तमाम प्रकार के खर्च की गणना पूंजी के अंतर्गत खर्च के रूप में मतलब लिखी जाती है। और इस प्रकार आप लोगों को इस मुद्दे को आपको लिखने का प्रयत्न करना है। अंत तक आप लोगों ने ये वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी
प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।